फिल्म की शुरुआत में हम माइकल जैक्सन को देखते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, लेकिन यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कहानी की शुरुआत साल 1966 में इंडियाना के छोटे से शहर गैरी से होती है और हम यहाँ एक 9 साल के बच्चे माइकल जैक्सन को देखते हैं जो घर के बाहर विंडो में से दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और वह खुद भी खेलना चाहता था। और हम यहाँ माइकल के फादर जोसेफ जैक्सन को देखते हैं। उन्हें अपने भाइयों के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। माइकल के फादर जोसेफ जो बहुत गुस्से वाले में होते हैं। इसी बात से माइकल की माँ कैथरीन को फिक्र रहती है क्योंकि उनका मानना था माइकल अभी बच्चा है, उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसका भी एक बचपन है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। माइकल गाना गाने में एक्सपर्ट था, लेकिन जब माइकल गाना गाता था तो साथ में पैरों से डांस भी करता था। यह बात जोसेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यह सब 5 भाई थे और फैमिली का नाम जैक्सन था। इसी वजह से इनके बैंड का नाम जैक्सन 5 था। एक रात यह सब खाना खा रहे थे, तब जोसेफ बताता है उन्हें अब स्टेज पर परफॉर्म करना होगा। उसने एक मैनेजर से बात भी कर ली है, 1 हफ्ते में 2 रात परफॉर्म करना होगा। इस बात से सभी लड़के खुश हो जाते हैं। कैथरीन कहती है यह अभी बच्चे, इन्हें स्कूल भी जाना है, लेकिन जोसेफ कहता है अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा। यह काले गरीब बच्चे हैं, इन्हें आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें स्ट्रगल करना होगा। और अब यह जैक्सन 5 के नाम से पहला शो करते हैं जहां इनकी परफॉर्मेंस से सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और जैक्सन में एक आदत थी, जब वह गाना गाता था तब वह पैरों को खास तरह से घुमाकर डांस करता था। इसी वजह से ऑडियंस को यह स्टाइल बहुत पसंद आता है, इसीलिए ऑडियंस पैरों की तरफ सिक्के फेंकती थी। लेकिन यह बात जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह चाहता था ऑडियंस उसके पैरों से ज्यादा गाने पर ध्यान दे। इसी वजह से माइकल को डांस करते हुए देख जोसेफ गुस्सा में था। जब यह घर वापस आते हैं तब जोसेफ और प्रैक्टिस करने को कहता है। कैथरीन कहती है यह सब अभी तो आए। माइकल कहता है हम सब थक गए और प्रैक्टिस को मना कर देता है। इस बात पर जोसेफ गुस्सा हो जाता है और बेल्ट से माइकल को बहुत मारता है। कहता है हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। माइकल वहां से भागकर बाथरूम में आ जाता है, रोने लगता है। कैथरीन को बहुत दुख होता है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। माइकल एक रात में पीटर पैन की कहानी पढ़ रहा था क्योंकि यह उसे बहुत पसंद थी। अब इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है और ये अलग अलग जगह परफॉर्म करते रहते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज और एक शहर से दूसरे शहर। इनको फेम मिलता रहता है, साथ में जैक्सन को पनिशमेंट भी। अब पलक झपकते ही 1 साल निकल जाता है और हम इनको शिकागो में देखते हैं जहां इनको बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जब ये परफॉर्म कर रहे थे तब जोसेफ की मुलाकात उस शो की होस्ट सुजेन से होती है और जोसेफ पूछता है कैसी लगी परफॉर्मेंस। सुजेन इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती हुए कहती है जैक्सन में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और अपना कार्ड देकर अपने स्टूडियो आने को कहती है। कार्ड देखकर पता चलता है सुजेन मोटाउन रिकॉर्ड्स कंपनी में एज अ असिस्टेंट काम करती है और यही से इनकी किस्मत चमक जाती है। माइकल अपनी आवाज और डांस स्टेप से स्टेज पर आग लगा देता है और साथ में ऑडियंस भी माइकल के मूव्स पर नाचने लगती है। अब जोसेफ इन सबको लेकर स्टूडियो आता है। यहाँ म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस्टर गॉडी से मुलाकात होती है और सुजेन इन्हीं की असिस्टेंट होती है। गॉडी माइकल को गाना गाने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल शुरू करता है तब गॉडी उसे रोक देता है, कहता है तुम ज्यादा हिल रहे हो। जोसेफ गॉडी से बात करने की कोशिश करता है। गॉडी कहता है बच्चों को टाइम पर लाना तुम्हारा काम है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। माइकल से अकेले गाना गाने को कहता है जिससे माइकल नर्वस हो जाता है। गॉडी कहता है तुम जैसा चाहो गा सकते हो, तुम्हें पूरी आजादी है। जब माइकल नाचते हुए गाना शुरू करता है तब गॉडी उसकी आवाज से इम्प्रेस होकर मुस्कुराने लगता है और उसकी आवाज में खो जाता है। माइकल के भाइयों से भी रहा नहीं जाता, वह भी नाचने लग जाते हैं। गॉडी कहता है मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जमाने से काम कर रहा हूँ, लेकिन माइकल के टैलेंट को देखकर बता सकता हूँ यह आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। इस बात से माइकल बहुत खुश हो जाता है। गॉडी माइकल को म्यूजिक कैसे बनाया जाता है यह सिखाने लगता है और इन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। जोसेफ माइकल को घर जाने के लिए कहता है। माइकल गॉडी से गले मिलता है और यह बात जोसेफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गॉडी माइकल से कहता है जब चाहे वह उससे फोन पर बात कर सकता है। जैक्सन 5 मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ अपनी पहली एल्बम रिलीज करते हैं और माइकल की एज 8 साल बताते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि माइकल की एज 10 साल होती है। इनकी एल्बम लोगों को बहुत पसंद आती, रिकॉर्ड तोड़ने लग जाती है। ये इतने फेमस हो जाते हैं, प्रेस मीडिया इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है और इनकी एल्बम
देखते ही देखते हॉट 100 चार्ट में नंबर 1 पे पहुंच जाती है। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां जोसेफ फैमिली अमीर हो जाती है और कैलिफोर्निया में एक शानदार विला में शिफ्ट हो जाते हैं और माइकल अब एक स्टार बन चुका होता है। माइकल अपने कमरे में होता है, उसका भाई बताता है जोसेफ ने नीचे बुलाया है। जब वह नीचे आता है, जोसेफ उसको एक आदमी से मिलवाता है। यह माइकल का बॉडीगार्ड होता है, जिसका नाम बिल होता है और यह एक अच्छा इंसान होता है। जब एक रात माइकल अपनी माँ के साथ फिल्म देख रहा था और पैरों से नाचते हुए डांस को एंजॉय कर रहा होता है, तब माइकल अपनी माँ से कहता है वह एक लामा को एक पेट की तरह घर में रखना चाहता है। उसकी माँ मना कर देती है, कहती है पहले से तुम्हारे पास एक पालतू चूहा है। माइकल इंसिस्ट करता है, उस लामा की तारीफ करने लगता है, फिर उसकी माँ मान जाती है। फिर कैथरीन कहती है तुम्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहिए। माइकल कहता है वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, उसे हर कोई एक स्टार की तरह देखता है, सिर्फ उसके पालतू जानवर ही उसे एक नॉर्मल इंसान समझते हैं। कैथरीन कहती है माइकल से जब तुम पैदा हुए थे तुम अलग थे, तुम्हारी पहचान अलग थी और अपनी इस पहचान को कभी खोना नहीं। अब हम 7 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहां माइकल अब बहुत बड़ा हो चुका है अपनी एक सोलो एल्बम बनाना चाहता है। माइकल प्रोजेक्ट मैनेजर से कहता है सोलो एल्बम का आइडिया तुम अपनी तरफ से मेरे पिता को दो, क्योंकि माइकल अपने फादर से बात करते हुए अभी भी डरता है। पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर मना करते हैं, बाद में माइकल के समझाने पर मान जाते हैं और ये सब एक्साइटेड हो जाते हैं सोलो एल्बम पर काम करने के लिए। ये सब जोसेफ के पास जाते हैं, सोलो एल्बम के बारे में बताते हैं। जोसेफ कहता है अगर माइकल को लो तो उसके भाइयों को भी एल्बम में रखना होगा, क्योंकि ये सब जैक्सन 5 का हिस्सा है। प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं हम सोचकर जवाब देंगे, फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। माइकल को अपने पालतू जानवर लामा के साथ देखते हैं, जो उससे बहुत खुश होता है। उसके बाद बिल माइकल को स्टूडियो ले जाता है, जहाँ अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और जैसे ही ये एल्बम रिलीज होती है रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर देती है। माइकल का फेम बढ़ाता चला जाता है। माइकल बच्चों से मिलने कैंसर हॉस्पिटल जाता है। जिस पार्टी में जाता है वह लोग मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं और उन बच्चों से भी मिलता है जिसके पास ज्यादा समय नहीं होता। इससे हमें पता चलता है माइकल एक अच्छे दिल का इंसान होता है। अगले दिन सुबह माइकल अपने पूरे परिवार को बाहर बुलाता है और कुछ दिखाने के लिए एक्साइटेड होता है। फिर हम एक ट्रक को देखते, उसमें से एक चिंपैंजी निकलता है और माइकल के गले लग जाता है और इस चिंपैंजी का नाम बबल होता है। माइकल बताता है मैंने इसे एक ऐसी खतरनाक जगह से रेस्क्यू किया है जहां जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जोसेफ माइकल का मजाक बनाता हुआ वहां से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं माइकल अपने चिंपैंजी के साथ वक्त बिताता है, उसे पीटर पैन की कहानियां पढ़कर सुनाता है। यह कहानियां उसे बचपन से पसंद थी। कहानियां पढ़ता हुआ पीटर पैन की नाक को देखता है और अपनी नाक को देखता है, जो ज्यादा बढ़ी थी। इसी वजह से वह अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है, अपनी नाक को छोटा करने को कहता है। डॉक्टर इसकी वजह पूछता है, तब माइकल बताता है मैं अब स्टार बन चुका हूँ। फोटोग्राफर मेरी फोटो निकालते हैं, जिसके लिए चेहरा परफेक्ट दिखना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सर्जरी करता है। माइकल जब घर आता है तब उसके फेस पर पट्टियां बनी हुई थी। इसी वजह से वह चुपके से अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन जोसेफ देख लेता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो जोसेफ फेस पर पट्टियां देखकर घबरा जाता है। पूछने पर माइकल बताता है मैंने बस अपनी नाक ठीक करवाई और माइकल वहाँ से चला जाता है। माइकल ने कई सारे जानवरों को घर पर पालना शुरू कर दिया था, जैसे कि जिराफ भी। आखिरकार पट्टियां हटने के बाद माइकल अपने फेस को आईने में निहार रहा होता है और काफी अच्छा महसूस कर रहा होता है। माइकल अपनी बहन के साथ फैंस के लेटर पढ़ रहा था। उसकी बहन बोलती है अब तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। इससे माइकल और खुश हो जाता है। वह चाहता है उसे लोग नए नजरिए से देखें, न कि एक स्टार की नजर से। इतने में माइकल का भाई आता है, बताता है जोसेफ नीचे बुला रहे हैं। जब माइकल नीचे जाता है, जोसेफ कहता है मैंने पूरे बैंड के लिए टूर और लाइव एल्बम प्लान किया है। माइकल कहता है मुझे इस पर सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस पर जोसेफ कहता है यह डिसाइड मैं इसे करूंगा माइकल को क्या सोचना और क्या नहीं सोचना है। जोसेफ कहता है माइकल एक सुपरस्टार है और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इस पर माइकल मना कर देता है, लेकिन बीच में कैथरीन बोलने की कोशिश करती है। जोसेफ उसे रोक देता है, कहता है घर के मैं फैसले मैं करता हूँ और माइकल पर गुस्सा हो जाता है। माइकल गुस्से में बाहर चला जाता है। बिल से कहता है मुझे गाड़ी से कहीं घुमाने ले चलो। जब वह घर से बाहर निकल रहा होता है तब फैंस की भीड़ के बीच से गुजरता हुआ एक सुकून की जगह पहुंच जाता है। माइकल कहता है उसके फादर बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह कहता है मेरा इरादा सोलो टूर करने का है, लेकिन जोसेफ का इरादा बैंड के साथ टूर का है। बिल कहता है चाहे तो वह अपने फादर को छोड़ सकता है। उस पर माइकल कहता है अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। बिल कहता है कभी न कभी तुम्हें दुनिया का सामना अकेले करना है। माइकल कहता है मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने काम को अकेले करना चाहता हूँ। बिल उसे वार्न करता
है, जोसेफ कभी नहीं भी बदलेगा, वह सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करता है, उसे तुम्हारे कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए माइकल से कहता है तुम अपनी अलग टीम बनाओ और तुम्हें एक अलग वकील की जरूरत भी पड़ेगी। इसके बाद माइकल अपने बैंड के साथ अलग अलग जगह परफॉर्म कर रहा था, जैसे जोसेफ चाहता था। उसके फेमस होने की वजह से सारे शो हाउस फुल जा रहे थे। ऐसे ही अब 2 साल गुजर जाते हैं और माइकल अपना लुक चेंज कर चुका होता है, साथ में उसका फेम भी बढ़ता जा रहा था। अब हम माइकल को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं और वह अपना अपना प्लान बताते हैं, लेकिन माइकल को पसंद नहीं आता है। तभी उनमें एक आदमी बोल पड़ता है जिसका नाम जॉन ब्रांका होता है। अगर तुम सोलो शो करते हो तुम्हारे कैरियर में 4 चांद लग जाएंगे। यह बात माइकल को पसंद आती है और पूछता है तुम कौन हो। तब वह बताता है मैं जॉन हूँ और बड़े बड़े सिंगर को मैनेज करता हूँ। माइकल जॉन से कहता है तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ। तब जॉन बोलता है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब बनना चाहते हो। जॉन कहता है मैं म्यूजिक की दुनिया में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। उस पर माइकल कहता है यह सब तुम कैसे करोगे। जॉन कहता है मैं इतना जानता हूँ, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में न कोई है और न कोई होगा। माइकल जॉन को छोड़कर बाकी सबको जाने के लिए कहता है। जब यह अकेले होते हैं तब माइकल जॉन को सबसे पहला टास्क देता है। जितनी जल्दी हो सके वह अपने फादर को एज अ मैनेजर फायर करने को कहता है। जब जोसेफ घर पर होता है तब उसे एक टेलीग्राम मिलता है। उसमें लिखा होता है जोसेफ को माइकल के मैनेजर पद से टर्मिनेट कर दिया गया है। यह पढ़कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अपनी वाइफ कैथरीन को टेलीग्राम दिखाता है और कहता है माइकल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं वह मेरे सामने आकर कह सके। वह कहता है उसे अब मार खानी पड़ेगी। कैथरीन कहती है अब माइकल बड़ा हो चुका है। इससे जोसेफ और गुस्सा हो जाता है। फिर कैथरीन कहती है यह मत भूलो आज तुम जो कुछ भी हो माइकल की वजह से हो, तुम्हें उसका एहसान मंद होना चाहिए। जोसेफ कहता है सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटे से शहर से निकालकर इतने बड़े घर में सबको लाया हूँ। तब कैथरीन वहाँ से चली जाती है। अब हम बिल और माइकल को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ एक यंग मदर माइकल को देखकर चौंक जाती है और अपने बेटे के लिए ऑटोग्राफ मांगने लग जाती है। वहाँ देखते देखते भीड़ लग जाती है और माइकल सबको खुशी खुशी ऑटोग्राफ दे देता है। माइकल अपने भाइयों के लिए एक पजल लेकर आता है खेलने के लिए, जैसे यह पहले खेलते थे। माइकल अपने रूम में पहुंचने के बाद चिंपैंजी के साथ खेलता है और आइसक्रीम खाने के फैसला करता है। जब वह आइसक्रीम लेने जा रहा था रास्ते में उसका सामना जोसेफ से हो जाता है। जोसेफ उसको वह लेटर दिखाता है और पढ़ने को कहता है। माइकल पढ़ने से मना कर देता है। फिर जोसेफ कहता है तुम्हें आज तक यह समझ नहीं सके परिवार क्या होता है। उसके बाद जोसेफ वहाँ से चला जाता है। कैंसर पेशेंट की हिम्मत व हौसला बढ़ाने के लिए अक्सर माइकल उनसे मिलने हॉस्पिटल आता रहता है। अब हम देखते हैं जॉन और माइकल के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है और माइकल जॉन से अपना एक ड्रीम शेयर करता है। कहता है मैं दुनिया भर में बेस्ट कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ और साथ में एक शॉर्ट फिल्म भी बनाना चाहता हूँ। माइकल नहीं चाहता कोई उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करे, इसी वजह से साथ में इंटरव्यू और प्रेस से दूर रहना चाहता है। जॉन कहता है उसके आने वाले टूर के लिए उसे बेस्ट डेमो बनाने होंगे। जल्दी माइकल अपने नई एल्बम के काम पर लग जाता है। नए नए आइडियाज के साथ सॉन्ग लिखने लगता है। जब वह अपने घर के पर्सनल स्टूडियो में सॉन्ग लिख रहा होता है तब वह न्यूज देखता है। शहर में काले लोगों में गैंग वॉर बढ़ गया। एक गैंग दूसरे गैंग को मार रही थी। यह देखकर माइकल दुखी हो जाता है। सोचने लगता है क्यों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वहीं से उसको इंस्पिरेशन मिलती है। वह सोचता है अगर इन्हें बदलना है तो इन्हें म्यूजिक से जोड़ना होगा। बिल कहता है मुझे नहीं लगता इससे कुछ काम बनेगा। माइकल कहता है इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। उसके बाद माइकल इन गैंग के अंडरग्राउंड क्लब में जाता है जहां यह लोग अक्सर परफॉर्म करते हैं। जैसे ही माइकल वहां पहुंचता है उसके अंदर का कलाकार बाहर आने लगता है और वह लोग माइकल को भी अपने अपना डांस दिखाने लगते हैं और उसमें एक माइकल से ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट करता है। माइकल कहता है मैं सबको ऑटोग्राफ दूंगा और साथ में मुलाकात के लिए सबका शुक्रिया अदा करता है। माइकल कहता है डांस म्यूजिक एक ऐसी कला है जिसे हम सब आपस में शेयर कर सकते हैं। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हम सबको बदल सकती है और हम सब मिलकर बदलते हैं। फिर माइकल इनको डांस सिखाता है। यह मूव्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एक धारा बह रही हो और ये सब डांस सीखने में इतने मग्न हो जाते हैं। तब माइकल कहता है मैं तुम सबको अपनी शॉर्ट फिल्म में लेना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें लड़ाई बंद करनी होगी, अपने आप को बदलना होगा और यह सब मान जाते हैं और अब ये सब खूब डांस की प्रैक्टिस करते हैं। इसी दौरान माइकल अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेता है। ये वही फेमस सॉन्ग था जिसे हम आज भी सुनते हैं, बीट इट, और ये इन्हीं गैंगस्टर के लिए बनाया गया था। माइकल को मूवी देखने का शौक था। एक दिन हॉरर मूवी देख रहा होता है। उसी हॉरर मूवी से इंस्पायर होकर थ्रिलर नाम का एक सॉन्ग बनाया है।
उसके बाद माइकल पहले एक मॉन्स्टर की तरह मेकअप करता है और बाकी टीम भी उसी तरह मेकअप करती है। इसके बाद इस सॉन्ग की पूरी शूटिंग देखते हैं जिसमें माइकल का लुक बिल्कुल अलग था और हर एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए माइकल ने काफी मेहनत की। एक एक सीन को बार बार किया जब तक वो परफेक्ट न बन जाए। जब यह सॉन्ग रिलीज हुआ तब इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह सॉन्ग आइकॉनिक बन गया। इसके बाद माइकल और जॉन सीबीएस के म्यूजिक प्रोड्यूसर से मुलाकात करते हैं। प्रोड्यूसर माइकल की कामयाबी की तारीफ करने लगता है क्योंकि उसकी एल्बम नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। माइकल कहता है तुम्हें हमारे सॉन्ग एमटीवी पर दिखाने चाहिए। प्रोड्यूसर कहता है यह मुमकिन नहीं है। फिर जॉन कहता है अगर यह सॉन्ग एमटीवी पर दिखाए जाएंगे तो सेल अच्छी होगी और अच्छा पैसे कमा सकते हैं। उस पर प्रोड्यूसर कहता है एमटीवी वाले ब्लैक लोगों के सॉन्ग दिखाना नहीं चाहते। माइकल कहता है म्यूजिक सभी के लिए होता है। प्रोड्यूसर कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन माइकल कहता है यह तुम्हें अभी करना होगा वरना मैं दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करूंगा। उसी टाइम प्रोड्यूसर अपनी असिस्टेंट को बुलाता है, कहता है एमटीवी के मैनेजर से बात करवाओ। फिर वह एमटीवी से बात करता है, कहता है अगर तुमने माइकल के गाने एमटीवी पर नहीं चलाए तो हम तुम्हारे साथ काम करना बंद कर देंगे और हम तुम्हें किसी भी आर्टिस्ट का सॉन्ग नहीं देंगे। उसके बाद प्रोड्यूसर फोन काट देता है और माइकल खुश हो जाता है। उसके बाद माइकल के गाने एमटीवी पर आने लग जाते हैं। अब साल आता है 1983 का और हम माइकल को कैलिफोर्निया में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहां वह अपना मून वॉक दिखा रहे थे और तब तक थ्रिलर एल्बम की 25 मिलियन से ज्यादा की कॉपी बिक चुकी थी। अब वह पूरी दुनिया के लिए स्टार बन चुके थे और जहां भी खड़े हो जाते वही भीड़ जमा हो जाती थी। माइकल एक शो को खत्म करने के बाद जब वह पार्टी में आते हैं तब सब लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जोसेफ माइकल की तारीफ करते हुए मनी मेकिंग मशीन बोल देता है और यह बात किसी को पसंद नहीं आती। इसी वजह से जोसेफ शर्मिंदा होकर साइड में शराब पीने लगता है। अब कुछ दिन बाद जोसेफ की मुलाकात एक प्रोमोटर से होती है और जोसेफ उससे कहता है मैं म्यूजिक की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाना चाहता हूँ। जैक्सन 5 के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। उस टूर का नाम विक्ट्री टूर होगा। उस पर वह प्रोमोटर कहता है अगर ऐसा होता है इस पूरे टूर को पेप्सी कंपनी स्पॉन्सर करेगी और माइकल एक कमर्शियल स्टार बन जाएगा बशर्ते माइकल मान जाए। इस पर जोसेफ कहता है माइकल को मनाना मेरी जिम्मेदारी है और कुछ एडवांस पेमेंट प्रमोटर से ले लेता है। जब माइकल अपने कमरे में जाता है तब वहाँ जोसेफ को देखकर हैरान हो जाता है और जोसेफ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कैसे एक छोटे से शहर का गरीब बच्चा आज का सुपरस्टार बन गया है। माइकल उनसे पूछता आपके आने की वजह। जोसेफ कहता है मेरे पास आकर बैठो। माइकल मना कर देता, कहता है आप नशे में हो। जोसेफ कहता है मैं चाहता हूँ तुम अपने भाइयों के साथ एक टूर करो, मेरे लिए नहीं अपने परिवार के लिए। उस पर माइकल कहता है मैं अब बच्चा नहीं हूँ और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। उस पर जोसेफ उसे मना लेता है, कहता है मैं प्रमोटर को कॉल करके बता देता हूँ तुम राजी हो गए हो और बाहर चला जाता है। जब माइकल रिहर्सल कर रहा होता है तभी उसके बालों में आग लग जाती है और सब घबरा जाते हैं। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पूरा परिवार बेसब्री से बाहर इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर बाहर आकर बताता है माइकल अब खतरे से बाहर है लेकिन 3rd डिग्री बर्न की वजह से दर्द ज्यादा हो रहा है। जोसेफ पूछता है क्या वह दोबारा परफॉर्म कर पाएगा। यह सुनकर माँ कैथरीन और डॉक्टर दोनों हैरान रह गए। डॉक्टर कहता है शुक्र अदा करो वह बच गए हैं। अब उन्हें फैमिली सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। माइकल के सर का जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहा था लेकिन डॉक्टर कहता है और सर्जरी करनी पड़ेगी। माइकल पूछता है क्या उसे विग पहननी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है तुम्हें अपनी सर्जरी पर फोकस करना चाहिए ना कि विग पर। अब माइकल को एहसास हो जाता है उसे विग पहननी पड़ेगी। उसी रात बिल माइकल की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका मनपसंद खाना लाता है लेकिन माइकल का दिल इतना दुखी होता है उसका खाने को दिल नहीं करता है। कैथरीन माइकल से माफी मांगती है, कहती है मैं तुम्हें कभी जोसेफ से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उस पर माइकल कहता है मुझे इस मसले पर कोई बात नहीं करनी है। अगले दिन जॉन माइकल से मिलने हॉस्पिटल आता है, देखता है माइकल दूसरे मरीज से बात कर रहा है जो बुरी तरह जला हुआ होता है। जब यह दोनों साथ में होते हैं तब माइकल जॉन से कहता है जले हुए मरीजों को देखकर उसका दिल टूट सा गया है। वह चाहता है पेप्सी कंपनी की लापरवाही की वजह से मिलने वाला कॉम्पेंसेशन मैं इन मरीजों के लिए डोनेट कर देना चाहता हूँ। जोसेफ बहुत ज्यादा परेशान होता है। कैथरीन से कहता है जैक्सन 5 टूर के लिए उसने एग्रीमेंट साइन किया है, एडवांस पेमेंट भी ले रखी है। अगर माइकल ने इस टूर को पूरा नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि यह घर भी है। कैथरीन कहती है माइकल अभी आईसीयू से बाहर आया है
और माइकल शुरू से टूर पर जाना नहीं चाहता था। साथ में कहती है, माइकल की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसे तुम उसके हिसाब से जीने दो वरना एक दिन तुम उसे खो दोगे। जोसेफ कहता है, तुम सिर्फ माइकल के बारे में सोचती हो, बाकी बच्चों का क्या होगा। उस पर कैथरीन जवाब देती है, बच्चे अब बड़े हो गए, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। आखिर कब तक माइकल उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। अब बिल माइकल को देखते हैं। माइकल बिल से कहता है, भगवान ने मुझ पर दया दिखाई है, मैं तो लगभग मर ही चुका था, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, उसे दूसरा मौका मिला है। अब मैं इस मौके का इस्तेमाल दूसरे के लिए प्यार और खुशी के लिए करना चाहता हूँ। और साथ में यह भी कहता है, मैंने अपनी फैमिली के खातिर टूर पर जाने का मन बना लिया है। अब साल आता है 1984। हम देखते हैं स्टेडियम फैंस से खचाखच भरा होता है। माइकल अपने भाइयों के साथ स्टेज पर आता है, गाना शुरू कर देता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है और सबके इमोशन उफान पर होते हैं। जैसे ही शो खत्म होने वाला होता है, तब वह अपने भाइयों को हर चीज के लिए शुक्रिया कहने के लिए रुकता है और साथ में एक हैरान करने वाली बात भी कहता है, यह हम सब भाइयों का आखिरी टूर है और यह शो मेरे लिए स्पेशल है। इस बात से जोसेफ हैरान रह जाता है। इस अनाउंसमेंट के बाद कैथरीन की आंखों में गर्व से चमक जाती है। शो खत्म होने के बाद जैक्सन 5 ने सबको आखिरी बार अलविदा कहा। जब माइकल जाने लगता है, तब जोसेफ माइकल पर चिल्लाने लगता है, लेकिन माइकल जोसेफ को इग्नोर करता हुआ आगे निकल जाता है। अब साल आता है 1988। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम माइकल को देखते हैं, जो अपनी सोलो परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ रहा था और एक्साइटेड था। और जब माइकल परफॉर्म करता है, तो ऑडियंस खुशी से झूम उठती है और हर एक लम्हे को एंजॉय करती है। आप 2026 में रिलीज हुई फिल्म माइकल की रिकैप देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।